जाता है। पहले से विषय की जानकारी सभी पार्टियों को मिलती है। पार्टियों के साथ बातचीत होती है, अलग अलग नेताओं के साथ बातचीत होती है। एक मोटे तौर से एजेंडा तय किया जाता है और विशेष सत्र बुलाया जाता है। 18 तारीख से संसद का एक विशेष सत्र का घोषणा हुआ है और खुद भाजपा ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि अहम मुद्दे, अहम मसले क्या है, एजेंडा क्या है। अचानक जब इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में, उस बैठक से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सहयोगी घोषणा करते हैं कि 5 दिन का विशेष सत्र होगा। संसद के सत्रों को बुलाने की विरोध पक्ष मांग करता रहा है हमेशा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। अगर वो चर्चा के दिन बढ़ाने की बात करती तो अच्छा रहता। मैं भी बहुत 3 दशक से पहले सदन में आया हूं, मैंने बहुत सदन देखे हैं। विरोध हमेशा चर्चा हो इसलिए दिन बढ़ाए जाए ऐसी मांग करता था, लेकिन सत्ता पक्ष अगर सत्र बुला रहा है और विरोध उस पर सवाल उठा रहा है, लोकतंत्र में इससे ज्यादा और हास्यास्पद नहीं हो सकता। has written a letter regarding the calling of the session from 18th September to 22nd September, and she is trying to make politics regarding the calling of the session. ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रैजन ने रैबर के इशारे पर। रैबर कौन? मोदी जी, उन्होंने लूटा। तो सत्र पर सस्पेंस क्यों? संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे मगर मुद्दा नहीं बताएंगे। मोदी सरकार के मुद्दों के तीर तैयार और विपक्ष बेकरार कि सत्र बुलाया तो बुलाया क्यों? 31 अगस्त को एक ट्वीट के जरिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश को एक जानकारी दी। जानकारी यह कि 18 सितंबर से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और तब से ही इस बात को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया कि एकाएक मॉनसून सत्र के ठीक बाद और शीतकालीन सत्र से ठीक पहले विशेष सत्र, आखिरकार इसकी नौबत क्यों आन पड़ेगी? सरकार एजेंडा नहीं बता रही है। अब हर कोई बेकरार है, विपक्षी खेमे में एक बेचैनी है कि यह सत्र बुलाया क्यों जा रहा है। फोन की घंटियां खटखटाई जा रही हैं, एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि क्या एजेंडा है। एजेंडे का जिक्र आया तो सबसे पहले क्या मुद्दा आया कि क्या वाकई में एक देश एक चुनाव पर इस सत्र के दौरान चर्चा हो सकती है। फिर इसके ठीक बाद एक और चर्चा शुरू हुई, मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूं। फिर इसके बाद चर्चा शुरू हुई महिला आरक्षण बिल को लेकर, वही महिला आरक्षण बिल जो पिछले 11 साल से अटका हुआ है। सवाल खड़ा हुआ कि क्या वाकई में महिला आरक्षण बिल को कानून की शक्ल देने जा रही है सरकार। अब इसके बाद फिर एक और चर्चा आई, वो चर्चा इंडिया और भारत नाम को लेकर एक नया विवाद, क्योंकि राष्ट्रपति G20 के न्योते में उसमें जो लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, बवाल हुआ, सवाल खड़े हुए। सियासत कहने लगी कि भाई विपक्ष के नेता कि हमने नाम इंडिया रखा गठबंधन का, तो इसलिए अब यह भारत और इंडिया वाला विवाद खड़ा हो गया। मगर इस बीच अब सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, चिट्ठी किसको लिखी? देश के प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए सोनिया गांधी ने 9 मुद्दों का जिक्र कर दिया। 9 मुद्दे, बकायदा इसकी फहरिस्त भेजी और कहा कि क्या इन मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है।
एक खत के जरिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने सदन को बुलाया है। जब सदन को बुलाया जाता है तो सवाल यह खड़ा हुआ, क्या मुद्दे सत्र बुलाने से पहले तैयार नहीं होते? तो फिर यह सत्र को लेकर इतना सस्पेंस क्यों? संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे मगर मुद्दा क्यों नहीं बताएंगे? क्या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है? मुद्दों पर आखिरकार कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्योंकि 5 दिन का सीक्रेट प्लान मोदी सरकार का तैयार है और सियासत में एक नया घमासान है। हमारे साथ जुड़ेंगे 4 मेहमान जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जब कभी विशेष सत्र बुलाया जाता है, पहले से विषय की जानकारी सभी पार्टियों को मिलती है। पार्टियों के साथ बातचीत होती है, अलग अलग नेताओं के साथ बातचीत होती है। एक मोटे तौर से एजेंडा तय किया जाता है और विशेष सत्र बुलाया जाता है। ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि अचानक जब इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में, उस बैठक से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सहयोगी घोषणा करते हैं कि 5 दिन का विशेष सत्र होगा। क्या विषय इस सत्र में लिए जाएंगे, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। आज ताज्जुब की बात यह है कि 18 तारीख से संसद का एक विशेष सत्र का घोषणा हुआ है और खुद भाजपा ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि अहम मुद्दे, अहम मसले क्या है, एजेंडा क्या है। आज सदन देश का है, सरकार की एक जवाबदेही बनती है देश के प्रति, सरकार को पारदर्शी होना चाहिए देश के प्रति। तो ना ये सरकार पारदर्शी है, ना ये सरकार जिम्मेवार है। आज देश अंधेरे में है। जो कुछ भी सुनने में आ रहा है, मीडिया के द्वारा सुनने में आ रहा है। संसद के सत्रों को बुलाने की विरोध पक्ष मांग करता रहा है हमेशा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। अगर वो चर्चा के दिन बढ़ाने की बात करती तो अच्छा रहता। मैं भी बहुत 3 दशक से पहले सदन में आया हूं, मैंने बहुत सदन देखे हैं। विरोध हमेशा चर्चा हो इसलिए दिन बढ़ाए जाए ऐसी मांग करता था, लेकिन सत्ता पक्ष अगर सत्र बुला रहा है और विरोध उस पर सवाल उठा रहा है, लोकतंत्र में इससे ज्यादा और हास्यास्पद नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हम कल्पनाओं के आधार पर न रहें। कैबिनेट के फैसले देश के हित में होते हैं, चर्चाएं देश के हित में होती हैं। Has written a letter regarding the calling of the session from 18th September to 22nd September, and she is trying to make politics regarding the calling of the session, actually which should not have been. And there is no question of any politics here. And in the temple of democracy, nobody should, especially the Congress party, which calls itself as the grand old party of the country and which has ruled the country for more than 16 years, more than 60 years, they should not try to politicize this issue. तो सवाल यही कि आखिरकार सत्र को लेकर इतना सस्पेंस क्यों? क्या वाकई में विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका जिक्र भाजपाई भी इशारों इशारों में कर रहे हैं, जबकि विपक्ष बेचैन है कि आखिरकार यह सत्र बुलाया तो बुलाया क्यों गया। एक तरफ मानसून सत्र जो खत्म हुआ और फिर उसके बाद शीतकालीन सत्र, लेकिन उससे पहले सरकार का आह्वान कि सत्र बुला लिया जाए। इसको लेकर विपक्ष टेंशन में है कि आखिरकार एजेंडा क्या है, सरकार ये साफ करे। मगर क्या 5 दिन का सीक्रेट प्लान तैयार हो चुका है, जिसको लेकर सियासत में यह घमासान छिड़ा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे
और इस मुद्दे पर हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सत्र में क्या क्या कुछ हो सकता है। ये तीन मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ कैप्टन भदौरे साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के तेसरा चेहरों में से एक है। हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। हमारे साथ डॉक्टर कौशिक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। इस चर्चा की शुरुआत, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा अभी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, कुछ ही देर में स्क्रीन पर होंगे, मगर कौशिक जी, मैं आपके साथ, आपके अनुभव के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि सदन के भीतर, सदन के बाहर पत्रकारिता का लंबा अनुभव है आपको, और खास तौर पर तमाम विधानसभा के सत्र और ऐसे तमाम सत्रों को आपने कवर किया है। यह विशेष सत्र बुलाने से पहले क्या एजेंडा नहीं बताया जाता, जिसको लेकर इतनी बहस छिड़ी है? कौशिक जी। देखो चावला साहब, जहां तक मैंने देखा है, हाँ। कांग्रेस की सरकार रहते हुए कई विशेष सत्र बुलाए गए और भारतीय जनता पार्टी का शायद तीसरा सत्र है, विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 बार पहले बुला चुकी है बीजेपी भी। एजेंडा तय करना सरकार का काम है, लेकिन विशेष सत्र में मुझे नहीं पता कि एजेंडा बताया जाता है। ये आम सदन की तरह चर्चा नहीं हो रही है। विशेष आम जो सत्र होते हैं, जिस तरीके से लोकसभा में है 3 सत्र बुलाए जाएंगे 1 साल में, वैसा सत्र तो है नहीं ये। और इसके एग्जाम्पल तमाम राज्य भी हैं। अभी दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने विशेष सत्र बुलाया था। क्या विपक्ष को विश्वास में लिया, क्या विपक्ष के साथ मीटिंग की? जहां तक मैं कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर, ऐसा कभी नहीं हुआ। और विशेष सत्र तो छोड़ भी दिया आप। कभी कभी ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सरकार विपक्ष को बताना मुनासिब नहीं समझती। 370 और 35 से हटाया गया, क्या सूचीबद्ध किया गया था उसको? विपक्ष को बताया गया था क्या? सांसदों को इसकी सूचना थी क्या? लेकिन 370 और 35 को हटाने का प्रावधान जब संसद में आया, तभी मुझे लगता है सबको पता था। नहीं कौशिक जी, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है, या इतना देश बेचैन बेकरार है कि विपक्ष कह रहा है नहीं बताओ, फोन की घंटियां खटखटाई जा रही है, करने क्या वाले हैं? कुछ विशेष तो होगा ही, मतलब तभी विशेष सत्र है, तभी विशेष तो होगा। मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है? नया संसद भवन होगा, पहला सत्र उसमें बुलाया जाएगा, चर्चा हो रही है। हाँ। नए संसद भवन में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मोदी चाहते हैं कि मैं इतिहास में लिखा जाऊं, और इतिहास में दर्ज होने के लिए इतिहास जैसे काम भी करने पड़ेंगे। हाँ। निश्चित तौर से कुछ विशेष है, लेकिन उस विशेष के लिए क्या विपक्ष ने तैयारी की? नहीं, दिक्कत ये है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष में भी बेचैनी है कि ये सांसद हैरान है कि ये सत्र बुलाया गया तो कुछ तो विशेष है। कोई बेचैनी नहीं है। सत्ता पक्ष में हमेशा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता रहा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। जरूरी नहीं होता कि सारे सदस्यों को बताया जाए, तो कोई बेचैनी नहीं है। ठीक, मीनाक्षी शर्मा जी, सुना आपने कौशिक जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बहुत जरूरी नहीं है कि, और आप लोग तो दिल्ली में एक कारनामा कर चुके हैं, क्यों परेशान है? सत्र बुलाया तो बुलाया, देख लीजिए क्या मुद्दा है। लेकिन सवाल यह भी है कि सत्र में 5 दिन रहेंगे ना आप लोग? देखिए तिलक जी, मैं अभी आपको भी सुन रही थी और हमारे विश्लेषक जी को सुन रही थी, और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो सत्र बुला रहे हैं, या जो आए दिन नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं जनता के सामने, वो प्योर बौखलाहट है बीजेपी की और केंद्र सरकार की। आप ये देखिए कि 9 साल तक ये सरकार सोती रही। 9 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया जनता के लिए। आज जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आज हर वर्ग इनसे परेशान है। चाहे वो किसान हो, जवान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, पूरा देश त्रस्त है आज बीजेपी की केंद्र सरकार से। और जिस तरीके से वो तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, जनता देख रही है। जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने काला अध्यादेश लाकर एक लोकतंत्र की हत्या करके जीती हुई सरकार के सारे अधिकार छीन लिए, जिस तरीके से वो देश के अंदर तोड़फोड़ की सरकारें बनाते हैं, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाते हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें जेल में डाल देते हैं,
तो आज जनता देख रही है और उनको समझ में भी आ रहा है कि जनता अब इस बार उनको चुनकर ही लेकर आएगी। अभी मीनाक्षी जी, मैं सवाल आपको समझा नहीं पाया, मुझे लगता है मेरे एंड से गलती होगी। मेरा सवाल एक बार फिर से सुनिए। मैंने कहा कि पिछली बार तो 5 दिन, इस बार जो 5 दिन का सत्र है और पिछली बार का जो सत्र था तो उस वक्त तो खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ। इस बार सत्र चलने देंगे या फिर नहीं? 5 दिन, मेरा सवाल ये था। तिलक जी, पिछली बार भी सदन की चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और बीजेपी ने खुद सदन को नहीं चलने दिया। हाँ। जो विपक्ष था वो तो चाहता था कि सदन चले और चर्चा हो, लेकिन क्योंकि उन्हें मणिपुर की चर्चा से भागना था, इसलिए जानबूझकर उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। तो वो तो तैयार थे मणिपुर पर चर्चा के लिए? बिल्कुल तैयार नहीं थे, विस्तृत चर्चा कहाँ करने तैयार थे? अगर वो तैयार हो जाते तो नहीं, वो तो नियम वाला फेर था ना कि आप कहते हैं ये वाले नियम पे चर्चा करो, वो कह रहे हैं इस वाले नियम पे करो। बिल्कुल, और आपने कहा कि नहीं हम तो गंभीर मुद्दा था तिलक, उस पे अगर विस्तृत चर्चा नहीं होती तो क्या फायदा था? और आज भी देखिए मणिपुर में आज नहीं, भी मतलब आग लगी है, आज तक उसका सोल्यूशन नहीं अब निकला। 5 दिन सत्र चलने देंगे कि नहीं, मेरा सवाल ये था। हम तो चला ये सत्र, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे ऐसे लेके आइए ना जो जनता के हित में हो। आप जनता के हित में मुद्दे लेकर आइए, सारा विपक्ष आपके साथ होगा, लेकिन जब आप ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे जो जनता के हित में ही ना हो। नहीं, कैसे? आप महंगाई पे कैसे चर्चा पता करो, चलेगा? आप बेरोजगारी पे चर्चा करो, महिला सुरक्षा पे चर्चा करो, हाँ। मणिपुर के मुद्दे भ्रष्टाचार पे चर्चा करो, आज किसान परेशान है उस पर चर्चा करो, आज पूरा देश में परेशान है। अगर ये महिला आरक्षण बिल ले आए तो क्या करोगे? विरोध करोगे? देखिए, महिला आरक्षण बिल ये सब इनका दिखावा है। आज तक आप बताइए 9 साल में आज पूरे नहीं, मैं कह रहा हूँ चलिए दिखावा है, अगर विरोध करेंगे उसका? तिलक जी, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सबसे पहले बिल ला रहे हैं ना महिलाओं के लिए, तो क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो सबसे पहले बिल लेकर आइए महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। आज पूरे देश मैंने आपसे पूछा महिला आरक्षण बिल का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? एक भी उनके सुरक्षा के लिए एक कानून नहीं बनाया है। मीनाक्षी जी, मैंने आपसे पूछा, मैडम अब छोड़िए ना, वो सीसीटीवी कैमरे सब कुछ आ जाएगा उसमें। फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग उसका समर्थन करोगे या विरोध करोगे महिला आरक्षण? देखिए, वो तो हमारे अभी शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करेंगे उसके बारे में मैं अभी कुछ आपको नहीं बता सकती हूँ। डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो जो उनकी वो चर्चा है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर अच्छा, मुझे लगा कि आप कहेंगे कि नहीं हम खुलकर समर्थन करेंगे, लेकर तो आओ। तो महंगाई पे चर्चा कीजिए, बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, और सबसे एक महिला होने के नाते मैं कहती हूँ कि महिला सुरक्षा पे चर्चा कीजिए। ओके, और कुछ कानून बनाइए जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिले। ओके मीनाक्षी जी, 1 मिनट, आपने कहा नेतृत्व तय करेगा, बहुत अच्छी बात है। ये कैप्टन भदौरिया साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी तिलक जी। कैप्टन साहब, सत्र बुलाएंगे, संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे, लेकिन मुद्दा नहीं बताएंगे। ये कौन सा सीक्रेट प्लान है? मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछ रहा हूं। कुछ है, कुछ खास है? आप लोग भी सुनने में आए, बड़े परेशान हो कि भाई बता दो, कोई तो बताओ क्या चल क्या रहा है कि नहीं कैप्टन साहब? तिलक जी, हम लोग बिल्कुल परेशान नहीं है। हाँ। और विशेष सत्र जब बुलाया जाता है तो कुछ ना कुछ विशेष ही होता है, तभी बुलाया जाता है। क्या विशेष होने वाला है? अब तो ये सदन चलेगा तो सब कुछ दिखाई दे जाएगा, सुनाई दे जाएगा। हाँ। जो भी कुछ सदन में लाया जाएगा वो देश हित में लाया जाएगा। अच्छा, ईमानदारी से, आपको भी नहीं मालूम ना क्या होने वाला है? बिल्कुल हमें मालूम है, पूर्ण रूप से मालूम है। क्या होने वाला बता दो फिर आप। मगर ये बातें चैनल में बताने लायक तो होती फोन नहीं करके बताओगे आप मुझे? बिल्कुल बता देंगे आपको, फोन पे 1-2 लाइन तो बता ही देंगे। हाँ। मगर आप ये मान के चलिए तिलक जी कि सरकार जो भी विशेष सत्र में लेके आ रही है वो देश हित में होगा, वो हमारे किसी पर्सनल के हित में नहीं होगा। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं कि आपको मालूम है तो थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। महिला आरक्षण बिल वाला तो मसला नहीं है ना जो 11 साल से अटका हुआ है? ये देखो तिलक जी, बहुत सी बातें सदन की बातें सदन में अच्छी लगती है। नहीं, सदन में अच्छी लगती है, मैं तो वैसे ही एक देश एक चुनाव वाला भी मसला नहीं होगा, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है कि नहीं? तो मुद्दे बहुत अच्छे हैं और देश से जुड़े नहीं, हुए मुद्दे तो अच्छे हैं, क्योंकि अब एक और मुद्दा उछाल दिया, जैसे कहा कि इंडिया और भारत वाला मसला है, इसलिए सत्र को बुलाया जा रहा है ना सर? आप तिलक जी एक बात देखिए, हाँ, कि हम अंग्रेजों के दिए हुए नामों पे कब तक चलते रहेंगे, कब तक जीते रहेंगे? इंडिया हमारे भारत का नाम तो है नहीं, किसी भारत भारतीय ने तो इसको नाम को रखा नहीं है कि इंडिया जो नाम दिया है अंग्रेजों का दिया हुआ है। मैं इस पर अलग से चर्चा कर लूंगा कैप्टन साहब, मसला ये नहीं है ना, अभी तो मैं सत्र पर हूं, उस पर अलग से चर्चा करूंगा, बड़ा दिलचस्प मुद्दा है ये भी। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि मतलब ये वाले मसले नहीं, ये कुछ और अलग होने वाला है हटके। जो भी होंगे वो देश हित में होंगे, आप ये मान के चलें। नहीं, देश के साथ साथ राष्ट्र हित में सर, राष्ट्र हित में। देश हित राष्ट्र हित वही आ जाता है जब देश नहीं सर, राष्ट्र हित अलग है, राष्ट्र हित के नाम पे तो कई चैनल खुल गए सर, तो राष्ट्र हित पहले, वो तो विषय वो अलग है। खैर, जितेंद्र चौधरी साहब, जितेंद्र चौधरी साहब कैसे हैं आप? फाइन सर, आप सुनाइए तिलक जी। चौधरी साहब,
ये कह रहे हैं कि कुछ तो नया होगा, विशेष सत्र है तो विशेष तो होगा ही। आप लोग क्यों परेशान है? सोनिया जी ने चिट्ठी लिख दी, कहा कि इन 9 मुद्दों पर चर्चा करो, और जब चर्चा के लिए तैयार थे आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे थे। चक्कर क्या चौधरी साहब? तिलक जी मुझे एक चीज बताइए, हाँ। देश में कोई चर्चा होती है या कोई अन्य सही मुद्दे आते हैं जनता के लिए, हाँ। जो जनता के हित में होते हैं, तो विपक्ष को तो पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? ये अपने आप ही अंदर अंदर घुटे रहेंगे, अपने आप चिट्ठी लिखेंगे, साथ साथ पता करेंगे। ऐसा नहीं होता है। देश को चलाने के लिए विपक्ष की मंजूरी भी जरूरी है और उनकी सहमति भी जरूरी है। ये लोग जो है तानाशाही चला रहे हैं। ये किसने कहा कि सत्र चलाने के लिए विपक्ष की मंजूरी जरूरी है? भाई साहब एक चीज बताओ, सहमति नहीं लोगे उनसे विचार विमर्श नहीं करोगे आप? हाँ। या अपनी मर्जी से? नहीं तो पहले विपक्ष से थोड़ा ना पूछा जाता है कि हम सत्र बुला रहे हैं। ये तो राष्ट्रपति के, मैं गलत तो नहीं कह रहा कौशिक जी, राष्ट्रपति के आह्वान पर सत्र का नोटिस जारी हो जाता है। नहीं, इमरजेंसी लगाई थी और बहुत सारे मुद्दे आए थे, तो कांग्रेस ने विपक्ष को विश्वास में लिया था उस समय। नहीं, विपक्ष तो उस वक्त पूरा जेल में था सर, 4 घंटे के अंदर सब जेल में थे। हाँ चौधरी साहब, बिना विपक्ष की सहमति के नहीं सत्र चलना चाहिए। या कांग्रेस ने जितने भी सत्र बुलाए, विशेष सत्र, उसमें विपक्ष की भूमिका अहम रही है, विपक्ष को विश्वास में लिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने दो बनाए, 2015 में, 2017 में, तब भी विपक्ष को विश्वास में लिया था। चौधरी साहब, तिलक जी से कहते हैं बंदर के हाथ में उस्तरा लगना। जब बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाएगा तो फिर कुछ भी करेगा हरकतबाजी। जो मुद्दे हैं उनको लेके आए, जनता को बताए। हाँ। और इसमें क्या छुपाना है? आज नहीं तो कल भी तो आना है भाई, ये तो मुद्दे बताते। नहीं तो आपको इतनी बेचैनी क्यों है चौधरी साहब? अब तो कुछ वक्त का इंतजार कर लीजिए, क्या दिक्कत है? आप लोग परेशान हो रहे हो, बताओ एजेंडा क्या है? सर देश से जड़ो है, देश की जनता से जड़ो है मुद्दे। जब वो नोटबंदी लेकर आए थे आपसे पूछा था क्या? देखो नोटबंदी अलग चीज है, नोटबंदी को चीज से मत जोड़िए। नोटबंदी का यदि पहले पता चल जाता तो लोग बात पहले ही बदल के सफेद धन बना लेते। ये देश से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़े मुद्दे होते सदन में। भदौरिया साहब आप एक काम करिए, चौधरी साहब ये बड़े परेशान हो रहे हैं, इनको फोन करके बता दीजिएगा, मुझे मत बताइएगा। इनको खुद ही नहीं, वो कह रहे हैं मुझे मालूम है। चौधरी साहब कह रहे हैं, भदौरिया साहब देखो मैं कह रहा हूँ पता है तो बताइए ना पब्लिक को। जनता के कौन से मुद्दे लेके आ रहे हैं? महंगाई के ऊपर ला रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर ला रहे हैं, 15 लाख रुपए खाते में ला रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? चाय पे बैठ के चर्चा भी करेंगे और सब कुछ जानकारी भी बताएंगे, मगर जो सदन की चर्चा है वो सदन में ही अच्छी लगती है, वो टीवी डिबेट में नहीं होती है। नहीं तो सदन की गर्मा कहाँ पे जाएगी? अरे जब सदन होते हैं, सुनो, सदन में ही रहे तो अच्छी रहती है। कि सदन की गर्मा जब परीक्षा के लिए हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो सबको ये बता दिया जाता है सब्जेक्ट का पेपर है, तैयारी करते रहिए। जब आप सब्जेक्ट ही नहीं बता रहे, कैप्टन साहब एक मिनट, कैप्टन साहब मुद्दे पे आते हैं। एक मिनट, चलिए आप ये मत बताइए कि एजेंडा क्या है और किस मुद्दे पर होने वाला है। मुझे तो अभी भी ये यकीन है पूरा, ये तो अब मंत्रियों को भी नहीं मालूम होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। लेकिन खैर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि आपको मालूम है। लेकिन एक छोटा सा ज्ञानवर्धन करिएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप कौशिक जी करेक्ट कर दीजिएगा। एक मिनट सर, विशेष सत्र बुलाने से पहले कैबिनेट की बैठक होती है, राइट? होती है ना कौशिक जी? मैं गलत तो नहीं कह रहा? और ये कैबिनेट की बैठक होती आई है विशेष सत्र बुलाने से पहले, क्या इस बार हुई सर? भदौरिया जी ये तो बता सकते हो आप, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं, मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मालूम दिखाई दिया। कैबिनेट की बैठक बुलाई क्या? तिलक जी ये तो मैं जानता हूं कि आप बड़े खोजी पत्रकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत समय से, लंबे समय से डिबेट कर रहा हूं, आज से नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत जानता हूं कि आप किस तरह से बातों को क्रोध के निकालते हो। मगर मैं भी आपको बता दूं कि मैं राजनीति में, मुझे भी 25 साल हो चुके हैं, मैं नया नहीं हूं। कैप्टन साहब फौजी आदमी, मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे। मैं वही आपको बता रहा हूं तिलक जी कि मैं हर चीज की गरिमा को समझता हूं। जो चर्चा सदन में होना है और वो आप हमसे यहाँ जानना चाहते हो। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कैबिनेट की, मैं तो सत्र तो छोड़ दिया सर, मैं तो कह रहा हूँ कैबिनेट की बैठक बुलाई थी क्या? बिल्कुल कैबिनेट में हमारी चर्चा होती है। अगर कोई सर कैबिनेट की बैठक, क्योंकि मेरे को खबर नहीं दिखाई दी कहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सबको जग जाहिर करें। कैबिनेट हमारी मतलब ये भी सीक्रेट थी कौशिक जी? कैबिनेट की बैठक भी सीक्रेट होती है?
हमारी चर्चा है वो हम कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, कर मुझे सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, कौशिक जी ने कवर की हो तो मुझे मालूम नहीं। कौशिक जी आपने कवर की क्या? कभी कभी चावला साहब कैबिनेट की मीटिंग उसी दिन ही बुला ली जाती है। हाँ, जब कुछ विशेष एजेंडा हो और सत्र में जिस दिन पेश करना हो उसी दिन बुला ली जाती है। 370 और 35 इसका उदाहरण है। 370 35 को हटाने के लिए कभी कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास नहीं हुआ, कभी कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई गई। नोटबंदी को आपने देखा ही होगा, कभी कैबिनेट का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो कुछ कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि कैबिनेट में तो पास कराई, कैबिनेट तो अपनी होती है, कैबिनेट में तो कभी भी पास कराओ। कैबिनेट में क्या है, इस प्रधानमंत्री ने कोई भी एजेंडा निकाल दिया तो किसी कैबिनेट मंत्री की हिम्मत है कि उसमें सिग्नेचर नहीं होंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कैबिनेट की मीटिंग का। ये मीनाक्षी जी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और ये एक लाइव में कमेंट भी आया, बोले कि आम आदमी पार्टी का तो तय है कि सदन में क्या करना है, बाकी कांग्रेस जाने और विपक्ष के नेता जाने। क्या ऐसे ही है? आप लोगों ने तय पहले से ही तय है कि करना क्या है सदन में आम आदमी पार्टी ने? जी आप सत्र की बात कर रहे हैं तो, और जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता कुछ नहीं बता रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल तय है कि ये केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की मोदी सरकार ना तो लोकतंत्र को मानती है, ना संविधान को मानती है, और तानाशाही से सरकार चलाना चाहती है। तो इसलिए वो कुछ बताएगी नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से कि लोकतंत्र भी कोई चीज है, संविधान भी कोई चीज है। ये तो वो लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्याय को भी नहीं मानते हैं और उसे पलट कर नया कानून ले आते हैं लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वो सरकार है जो कुछ भी कर सकती है। नहीं, क्या कर सकती है यही तो सवाल है ना। और तो आप नहीं, भदौरिया साहब उंगली उठा रहे, प्लीज जल्दी से, फिर एक और दिलचस्प सवाल लेकर आ रहा हूं जल्दी से। भदौरिया साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? तिलक जी, अभी जब आम आदमी पार्टी ने जब विशेष सत्र बुलाया था तो क्या इन्होंने कोई बैठकें बुलाई थी? क्या इन्होंने विपक्ष को जो है ना साथ लिया था? विपक्ष को बताया था कि हम इसमें चर्चा करेंगे? और फिर सबसे बड़ी बात, हम आम आदमी की प्रवक्ता जी ने कहा, बुद्धिजीवी है ये, इन्होंने बार बार कहा कि ये सरकार तानाशाह है। अरे मैडम, आप तानाशाही तो आपके यहाँ है। आपके जब केजरीवाल आए थे तो कह के आए थे कि हम राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, और ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो आपकी जुबान पे ना हो कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है। आप कांग्रेस को रातों दिन गाली देते थे, आप समाजवादी को रातों दिन गाली देते थे, भ्रष्टाचार में इनके अलावा और आप किसी का नाम नहीं देते थे। आज उन्हीं के साथ आप हाथ मिला के खड़े हो। और दिल्ली में आपने जो किया है तो दुनिया ने देखा कि आप पूरी दिल्ली को शराब में डुबाना चाहते थे। एक पे एक फ्री ला के, गली गली में शराब की दुकानें खुलवा के, और तो और आपने आबकारी नीति का भी सत्यानाश कर दिया, अपने हिसाब से बदल दिया। जो आबकारी नीति बरसों से चली आ रही थी, वो कह रहे मुद्दों से भटकाने की कोशिश है कैप्टन साहब। मुद्दों से भटकाने वाली हमको बता रहे ना। तो आज इनके मंत्री जेल में बंद क्यों है? भ्रष्टाचार में बंद है। अरे नहीं, वो तो एक अलग विषय हो जाएगा ना। आप अपने नेताओं की जांच करवाएंगे नहीं तो कोई जेल में जाएगा नहीं, वो विषय अलग हो जाएगा कैप्टन साहब, वो उल्टा भटक जाएगा। अगर उनकी ख्वाहिश है, अगर जो मंत्री जेल में है वहीं से सरकार चला रहे हैं, उनको दिक्कत क्या है? हमने कब मना किया? दिल्ली में सरकार इनकी है, हमारे विधायक अगर कहीं प्लीज मीनाक्षी जी जल्दी से, फिर जतिन जी आपके पास आ रहे। बोलिए मीनाक्षी जी, क्या कहना चाह रही हैं? दिल्ली में अगर हमारे विधायक दिल्ली में भ्रष्टाचारी है, उपयोग बीजेपी की पार्टी ने किया आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया होगा। आज अगर चाहे मनीष सिसोदिया चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, आज अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो दूध के धुले हो जाएंगे और इनके लिए बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएंगे और बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा। और शराब नीति की बात करते हैं तो आप गुजरात की बात बताइए, जहाँ पे शराब बनती है वहाँ पर हजारों करोड़ों का घोटाला होता है, बेनिर्दोष लोग मर जाते हैं नकली शराब पी के, उस पर आपका संज्ञान नहीं जाता है। दूसरा, जितने भी कांग्रेस को गाली देने की बात करें, कांग्रेस के जितने भी आपके भ्रष्टाचारी सबको आपने अपने यहाँ पर भर्ती करके वॉशिंग मशीन में दे दिया। हेमंत बिश्वा शर्मा की बताइए, सुमेंद्र तुगाड़ी के लिए बताइए, मुकुल रॉय के लिए बताइए, नारायण राणे के लिए बताइए कि ये जिनको गालियां देते थे उनको आपने ज्वाइन कराकर उन्हें वॉशिंग मशीन में दे दिया। और अभी रिसेंटली जहाँ मोदी जी गालियां दे रहे थे एक सभा में, चुनावी सभा में, और एक हफ्ते बाद ही अजीत पवार जी को ज्वाइन करा के डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो आप बताइए ना, भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी तो बीजेपी है देश के अंदर। और अगर देश में भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सबसे पहले बीजेपी को फेंकना होगा। आज बीजेपी खत्म जाएगी तो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो काला धन की बात करते थे, आज दुगना काला धन कर
दिया है। जो काले धन के ऊपर लेकर आए तो सरकार आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही कर रही है और काला धन भी सबसे ज्यादा आज उन्हीं की सरकार के अंदर है। कितना हो गया काला धन? भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और तो आज तो हेमंत बिस्वा सभा के बारे में बताइए ना, बताइए हेमंत बिस्वा सभा को आपने क्यों ये बना दिया? शुभेंद्र अधिकारी को क्यों बना दिया? उनको गालियां देते थे, मुख्यमंत्री को क्यों साइन करा दिया? एक मिनट कैप्टन साहब, मनी एक सेकंड मीनाक्षी, ये भ्रष्टाचार पर किसी दिन और है, ये तो हरि अनंत कथा है, कभी खत्म ही ना हो। नहीं, अब एक नेता आए, उन्होंने बोला एक मिनट कैप्टन साहब विषय पर आते हैं ना। एक नेता आए, एक नेता ने कहा कि है ये मेरी जेब में अकाउंट नंबर है स्विस बैंक में, जाके देख लो, इसके अकाउंट में इतना पैसा है, ये भ्रष्टाचारी चोर नंबर 1। मैं पक्का कह रहा हूं जी, कसम खा के बोल रहा हूं जी, अकाउंट चेक करवाओ जी। समझ रहे हो आप? वो सब साथ हैं सब जिनके, हाँ वो बात अलग है, जब बोलते थे शाम को माफीनामा पहले ही इस वाली जेब में होता था, वो सविंदर निवेदन है, मैं आपका छोटा भाई, माफ कर दो जी, बात खत्म। वो छोड़िए, अब वो भ्रष्टाचार वाली कहानी बिगड़ जाएगी। लेकिन कैप्टन साहब मुद्दे पे आते हैं। एक बात मैं जानना चाह रहा था, एक और विशेष है इस सत्र में, जानते हैं जितेंद्र जी, कौशिक जी, इस बार इस विशेष सत्र में ना तो प्रश्नकाल है और ना ही शून्यकाल है। विपक्ष मुद्दे उठाएगा तो उठाएगा कैसे? विपक्ष मुद्दे उठाएगा तो उठाएगा कैसे? नहीं कैप्टन साहब, विशेष सत्र है, विशेष सत्र में तो कुछ चीजें विशेष होती है ना। नहीं, विशेष तो होती है, प्रश्नकाल भी नहीं, शून्यकाल भी नहीं, विपक्ष ना 3 में 13 में। नहीं क्यों नहीं, सवाल कैसे पूछेगा विपक्ष, बता दीजिए सर। बिल्कुल पूछेगा, उसको समय दिया जाएगा। ये तो जो लोकसभा अध्यक्ष है, ये उनका काम है कि विपक्ष को कम समय दिया जाएगा। सर शून्यकाल और प्रश्नकाल ना होने का मतलब क्या है? ये तो डिसाइड लोकसभा जो अध्यक्ष है वो करेंगे। सर मैं तो आपकी बात ना, वो तो प्रक्रिया है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे, शून्यकाल नहीं, प्रश्नकाल नहीं, चाहते क्या आप? ये मैं जो लोकसभा अध्यक्ष की बात है, उस बात को मैं कैसे कह सकता हूं कि वो उनने रखा है कि नहीं रखा है? चौधरी साहब, विपक्ष को कम समय देंगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। लोकसभा की कार्रवाई को अध्यक्ष के अंदर होती है और इस चीज को डिसाइड अध्यक्ष। चौधरी साहब, आपने तो 9 मुद्दों की लिस्ट भेज दी सोनिया जी ने, यहां तो प्रश्नकाल नहीं, शून्यकाल नहीं, कैसे उठाओगे मुद्दे? देखिए, ये पीछे जो सत्र चला था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माइक तक बंद कर दिया था। ये दूसरे की आवाज नहीं सुना चाहते, अपनी बातें थोपना चाहते हैं। माइक बंद कर दिया था? हाँ, सबकी बात है। जो पीछे सत्र चला था, नहीं, पूरे देश ने सुना था। नहीं, आप लोगों ने नहीं सुना था? नहीं, हमने भी सुना था, हमने सुना था, हमारे खड़गे ने स्पष्ट बयान दिए थे कि मेरा माइक नहीं, मैंने तो पूरा भाषण सुना था राहुल जी का, मैंने पूरा सुना था। माइक कब बंद हुआ? नहीं, माइक तो राहुल जी का उसके पीछे पूरा खड़गे जी का। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हो सकता है कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन माइक बंद नहीं था, इतना मुझे मालूम है कि चल रहा था माइक। हाँ, आप मुद्दे पे आइए। हाँ जी, बीजेपी जो है सिर्फ नेहरू परिवार और उनके पोते जो है राहुल गांधी जी से सिर्फ नफरत का काम करती है और जनता के मुद्दे इनको उठाने नहीं, ना जनता के दर्शनी को काम करने। 9 साल हो गए, इन्होंने इनसे पूछा, अभी एजेंडा नहीं बता रहे पार्लियामेंट में क्या एजेंडा होगा। चुनाव से पहले तो बड़ी बात है, अपने उसमें चुनाव घोषणा में लिखते हैं, तो उन बातों पर कब चर्चा होगी? महंगाई है, बेरोजगारी है, बड़ी मुद्दे चल रहा है। चौधरी जी, ये चुनाव में महंगाई बेरोजगारी वाला मुद्दा मैं पूछ लूंगा, लेकिन इतना बताइए ना, प्रश्नकाल नहीं है, शून्यकाल नहीं है, तो इसका मतलब मुद्दे आप उठा नहीं पाएंगे। नहीं, जब यदि इजाजत मिलेगी तो चर्चा करने के लिए तैयार है बीजेपी। लेकिन एक और बात, एक चौधरी साहब, आज कई कहानी में ट्विस्ट है। चिट्ठी सोनिया जी ने लिखी थी, ये जो आपका ये नया वाला जो गठबंधन बना है I.N. है, उनके लेटर हेड पे भी तो एक चिट्ठी जारी हो सकती थी, सबके साइन होते, अच्छा लगता। तो सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, इसके क्या मायने हुए? देखिए, ये अपने पार्टी की तरफ से लिखा गया है, गठबंधन की तरफ से होगा भी, और लेटर जाकर गठबंधन पार्टी की तरफ से लिखा गया, मतलब वो विपक्षी एकता वाला कोई मसला नहीं है ना? नहीं, विपक्षी एकता है, नहीं, कहाँ है? अभी जा सकती है चिट्ठी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, अगर मैं गलत नहीं तो करेक्ट करिएगा।
देखो कांग्रेस ये आपके इंडिया की तरफ से चिट्ठी लिख देते तो अच्छा होता ना सर, वो सब एक साथ दिखाई देते सबके साथ। चलो आपकी बात आगे पहुंचेगी, उसके माध्यम से हो सकता है वो भी चिट्ठी आ जाएगी। नहीं सर, मेरे कहने पे पार्टी थोड़ी ना चला रहे हो। नहीं, कांग्रेस तो अपनी तरफ से गठबंधन नहीं, ये मसला गंभीर नहीं है। कौशिक जी एक मिनट, चिट्ठी जारी हो रही है लेकिन सोनिया मैडम के हैं, लेकिन वो बाकी के जो गठबंधन के साथी हैं इंडिया वाले, ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना चावला साहब। हाँ, जिस होटल में मुंबई में मीटिंग होती है उसी होटल में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे नेता वहां मौजूद थे। हाँ, अडानी प्रकरण पे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर सकते हैं तो सोनिया गांधी चिट्ठी क्यों नहीं लिख सकते? गांधी परिवार के अलावा कुछ है थोड़ा ही INDIA में। आप ये बताइए कि जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शाम से डिनर में क्या बवाल हुआ? तमाम नेताओं ने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन किया कि हम भी तो उपस्थित हो सकते थे। एक ही जगह जहां सारे नेता रुके हुए हैं उसी होटल में यह तय होता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, भाजपा सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा आता है तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। सोनिया गांधी की क्या हैसियत है इस समय? सोनिया गांधी संयोजक नहीं, सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं, केवल सोनिया गांधी सांसद हैं। और चिट्ठी का आप देखिए, प्रिय नरेंद्र मोदी। नहीं, यूपीए चेयरपर्सन तो वो रही ना। यूपी थी ना, अब तो नहीं है ना, अब तो यूपीए ही नहीं है। हाँ, अब यूपीए की चेयरपर्सन तो नहीं है ना, यूपीए तो खत्म ही हो गया और खत्म की घोषणा भी होनी चाहिए, घोषणा तो नहीं हुई। तो क्या यूपीए और IINDA चल रहा है क्या? भी ये कांग्रेस को बताना है। चौधरी साहब, दूसरा जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, आप बताइए, देखिए नरेंद्र मोदी, मतलब आपने नरेंद्र मोदी जी भी नहीं लगाया, प्राइम मिनिस्टर के लिए आप मैसेज कर रही हैं, चिट्ठी लिख रही हैं, तो इतना तो कम से कम सहानुभूति बनती है कि प्रधानमंत्री के सामने जी लगाया जाए। आपने आदरणीय, सेवा में सम्माननीय कुछ भी नहीं लिखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जी लगा देते पीछे तो प्रिय नरेंद्र मोदी जी, क्या हो जाता? उस पत्र से जो अहम कांग्रेस का दिख रहा है, सोनिया गांधी का उस पत्र से जो अहम दिख रहा है, ऐसे उस पत्र के माध्यम से उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है। चौधरी साहब प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मीनाक्षी जी आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ी नेता वही है। इंडिया गठबंधन की कमेटी बनी हुई है, वो डिसाइड करेगी हमें चिट्ठी संयुक्त रूप में देनी है तो देंगे, इसमें कोई अभी बहुत जल्दबाजी वाली बात नहीं है, अभी तय नहीं है सर। सुनिए, तय हो जाएगा, कमेटी बनी हुई है, तय करेगी और अविश्वास प्रस्ताव को भी आपने INDIA के गठबंधन के लोगों से नहीं पूछा, उनको भी विश्वास में नहीं लिया, उनसे भी चर्चा आपने नहीं की। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक ही जगह एक ही होटल में सारे नेता मौजूद हैं, आपने उनको विश्वास में नहीं लिया। और विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इस विशेष सत्र में कोई बड़ा होने जा रहा है, जो आपके नेता और INDA के नेता चिल्ला के कह रहे हैं, तो निश्चित तौर से सारे लोगों को सिग्नेचर वहां करनी चाहिए, मोदी सरकार को दबाव में आपको लेना है। और ऐसे में भी आप यूरोप की यात्रा कर रहे हैं, इंडिया जो गठबंधन है, अब देखिए जो कोई गठबंधन करता है पार्टी सहयोग करता है, NDA भी तो बनाया ना, NDA जब बना था हमारा यूपीए बना था तो सभी तो लोग बड़े नेता मौजूद थे उसमें। एक मिनट कैप्टन भदौरिया, एक सेकंड, मैं मीनाक्षी जी के पास जाऊंगा। एक मिनट, ठीक है सर, वो उनके घर का मसला है, पुराने जमींदार हैं, इतना तो कम से कम कौशिक जी थोड़ा बहुत तो इतना। चावला साहब आप बताइए कि सारे बड़े नेता सोनिया गांधी के आवास पे पहुंच रहे हैं और उसी आवास में राहुल गांधी है, और राहुल गांधी उस मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, बगल के कमरे में नहीं आ पा रहे हैं। आप यूरोप की यात्रा में तैयारी कर रहे हैं, बैग लगा रहे हैं। इतने गंभीर मुद्दे पर जहां कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे और बड़े नेताओं का आदान प्रदान जो हो रहा था कि इसके घर जाना है, उसके घर जाना है, फिर सोनिया गांधी से मीटिंग कर रही है, मुझे लगता है कि बड़े गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी जब सोनिया गांधी के घर से बार बार गाड़ी जा रही थी और आ रही थी। हाँ। और उसी घर में राहुल गांधी मौजूद, और राहुल गांधी उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते हैं। राहुल गांधी उस मीटिंग के दौरान आप यूरोप की तैयारी कर रहे होते हैं, क्या कहेंगे इसको? ये गंभीरता है? ये आप ऐसे 2024 की तैयारी करेंगे? ऐसे अपने मंच के नीचे, अपनी छतरी के नीचे सारे संगठनों को लेके आ पाएंगे? नहीं, वो बड़ा दिल है। आप देखिए केजरीवाल का कितना बड़ा दिल है ना, इतना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो भी। कौशिक जी मुझे एक चीज बताइए, आप एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट कैप्टन साहब, एक बात बताइए,
फिर मैं मीनाक्षी जी पूरा वक्त दूंगा आपको। ये विशेष सत्र का जो इतिहास मैं देख रहा था, उदाहरण के तौर पर 1977 जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो वो राष्ट्रपति शासन की मियाद आगे करनी थी शायद तमिलनाडु में, तभी इसलिए सत्र को बुलाया गया था। फिर 26 अगस्त 1997 तब देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब इस सत्र को बुलाया गया था 26 अगस्त 1997 को। और फिर उसके बाद 2017 जून की मध्य रात, याद होगा सबको, जीएसटी को लेकर यह सत्र बुलाया गया था। और फिर उसके बाद अब फिर बुलाया गया है। तो सर कुछ तो वजह होगी ना कैप्टन साहब, कि आपको शीतकालीन सत्र का इंतजार भी नहीं करना, उससे पहले सत्र को बुला लेना, कुछ तो वजह होगी। तिलक जी, कुछ मुद्दे बहुत खास होते हैं, हाँ, जिनको लाना भी बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए विशेष सत्र बुलाना भी ये भी एक प्रक्रिया है। तो उसी प्रक्रिया में ये विशेष सत्र बुलाया जाता है। हम तो फिर भी जो है ना, जो लाएंगे वो राष्ट्र और देश हित में लेके आएंगे, अपने पार्टी के हित में नहीं लाएंगे, कोई पर्सनल हित में नहीं लाएंगे। और इन्होंने तो देश में इमरजेंसी लगाई थी, पूरी राजनीतिक पार्टियों को जेल में डाल दिया था, पूरी पार्टियों को, और यहाँ तक कि मीडिया को भी नहीं बख्शा था, उसको भी जेल में डाल दिया था। तो इन्होंने तो किसी को कानो कान हवा भी नहीं लगने दी थी। तो हम जो भी करेंगे देश हित में सब बुला रहे, देश हित में लेके आएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं देश हित में, उदाहरण के तौर पर जैसे महंगाई दर 7% को पार कर चुकी है, करीब 7.5%। कैप्टन साहब का प्लीज फ्रेम अगर आ जाए तो मैं कनेक्ट करवा रहा हूं। मीनाक्षी जी ये कह रहे हैं हम हर मुद्दे में चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन विपक्ष तैयार रहे। और कौशिक जी एक और दिलचस्प थ्योरी ले आए, बोले कि ये विपक्षी गठबंधन की बात तो करते हैं लेकिन ये साथ खड़े नहीं होते, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, विपक्ष पूरी तरीके से जनता हित में कोई भी मुद्दा उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, हाँ। बशर्ते कि संसद चलने दी जाए बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वो मुद्दों से भागते हैं और बहाने बनाते हैं इससे कि जो जनता के हित के मुद्दे पर चर्चा ना हो। नहीं तो मणिपुर के मुद्दे पे चर्चा पहले दिन ही हो जाती है, अगर जरा भी सिंसियर होते। मैं आपके सामने पूछवा देता हूं, ये भदौरिया साहब, कैप्टन साहब, इस बार अगर इनका कोई सांसद हंगामा करेगा तो सस्पेंड नहीं करोगे, यही कहना चाह रहे हैं ना मीनाक्षी जी? बिल्कुल, क्योंकि ये चर्चा हाँ, करना ही नहीं सुन लिया ना आपने, ये कह रहे हैं हम अगर हंगामा भी करेंगे तो सस्पेंड मत करना। तो विपक्ष के जितने भी हम स्पीकर की तौहीन भी करेंगे तब भी सस्पेंड मत करना। मैंने बोल दिया मीनाक्षी जी आपके सामने, ये कह रहे हैं कि स्पीकर की हम तौहीन भी करेंगे तब भी सस्पेंड मत करना हमें। नहीं, बिल्कुल तौहीन तो की नहीं, हम तो चर्चा करने के लिए कह रहे थे इनको, क्योंकि चर्चा नहीं करनी थी। उन्हें पता है संजय सिंह जी जब बोलेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनको निलंबित कर दिया। इसी तरीके से जब राघव चड्ढा ने आईना दिखाया अमित शाह जी को तो उन्हें भी निलंबित कर दिया, क्योंकि ये सुन नहीं सकते हैं, इन्हें सुनने की आदत नहीं है और ना चर्चा करने की आदत है। और दूसरी चीज, अभी सुनील जी बोल रहे थे सम्मान की बात, तो मुझे सम्मान से याद आया, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये वही प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते हैं। जब उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया तो जो देश की प्रथम नागरिक थी उन्हीं को इन्विटेशन नहीं दिया, जो कि उनके हाथों से अगर होता तो शायद देश से कहता कि देखो कितना बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो सम्मान करना तो प्रधानमंत्री जी को भी सीखना पड़ेगा। झूठ बोलने वाली पार्टी, झूठ पे तुम्हारी नींव रखी गई है। केजरीवाल कहते थे इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं पूछ रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम कि वो इस बात को क्लियर करके बताए कि ठीक। कैप्टन साहब 1 मिनट आ रहा हूं, आपका फ्रेम फ्रीजर को ठीक करवा रहे हैं। ओके कैप्टन साहब 1 मिनट आप, क्योंकि मैं आपको इस कार्यक्रम के आखिर में पूरा वक्त देना चाहता हूं, फ्रेम आपका ठीक हो जाए तो मैं आपके पास आता हूं। कौशिक जी, मसला सीधे तौर पर जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, ये तो पक्का है। ये कह रहे हैं महंगाई पर चर्चा करो, बेरोजगारी पर चर्चा करो, लेकिन क्या मुद्दों से भटकाने की एक जो होता है ना गुब्बारा, बैलून, वो तैयार किया जा रहा है, जिसका जिक्र मीनाक्षी जी कर रही है? देखो ये सब हास्यास्पद बातें हैं चावला साहब, ये सामान्य सत्र नहीं है, और सामान्य सत्र में भी कब विपक्ष तय करने लगा जिन मुद्दों पर चर्चा सरकार कराई। लेकिन कौशिक जी ये फिर कैसे तय होता है? जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक और छोटा सा उदाहरण रख रहा हूं। 28 तारीख को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने देश को बताया ट्वीट करते हुए कि हम सदन का विशेष सत्र बुला रहे हैं। ठीक सर, और 28 तारीख के बाद मैं देख रहा था कि 2 सितंबर
ये वो तारीख थी जब राष्ट्रपति ने देश को बताया कि विशेष सत्र, तो 4 दिन पहले प्रहलाद जोशी जी को कैसे पता चल गया? देखो, ये तो वो प्रहलाद जोशी बता सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से कोई भी सत्र बुलाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति तो आवश्यक है, और राष्ट्रपति के निर्देश पर ही सत्र बुलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति ने अनुमति दी होगी, फाइल भेजी होगी। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने आई है इस देश में, तो जहां मुंबई में मीटिंग हो रही थी वहां हलचल कैसे बढ़ेगी? तो वो तारीख और वो समय बीजेपी के नेताओं ने तय किया होगा। लेकिन एक बात और समझिए चावला साहब, क्या मुंबई में मीटिंग चल रही थी और उनको पता चल गया कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो क्या एक दिन मीटिंग और नहीं बढ़ा सकते थे? एक दिन और चर्चा नहीं हो सकती थी? वहीं से बड़ा संदेश देने का प्रयास करता विपक्ष। चौधरी साहब, लेकिन नहीं, ऐसा वहां नहीं किया गया। अच्छी बात है, परंतु विशेष सत्र जो होना चाहिए जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए, तमाम खाद्य पदार्थ के रेट कम होने चाहिए, मणिपुर जैसी रुकने पर चर्चा चाहिए, नूह जैसी घटना दोबारा ना घटने पर चर्चा होनी चाहिए। तमाम शिक्षा के ऊपर होनी चाहिए, शिक्षा का देश को कैसे आगे बढ़ाए उन पर चर्चा हो, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं अब भाई कोई चर्चा करी है तो उसका कोई महत्व ना हो, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए जिस तरीके से बीजेपी घबराई है ये सर्व चुनाव में, इनको पता है कि इनकी हार निश्चित है, ये हारने जा रही है, तो इस कारण से विशेष सत्र नाम देकर बुलाते रहेंगे। और आप लोगों को लग रहा है इंडिया भारत वाले मसले पर भी ये सत्र हो सकता है? सर सुनो मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब एक मिनट, आपके सहयोगी गठबंधन के साथी, एक मिनट, केजरीवाल जी की पार्टी से, हाँ बोलिए चौधरी साहब जल्दी से। सर 20 सेकंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, उससे घबराए हैं, इनको पता हार निश्चित है, इस कारण से हड़बड़ी में आकर ये विशेष सत्र बनाया। कुछ नहीं होगा, मैं कहने बता रहा हूँ, नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ सिर्फ इस चुनावी एजेंडे के लिए विशेष सत्र बुलाया है और इसके अलग कुछ नहीं होगा। ठीक, ओके। मीनाक्षी जी, ये इंडिया और भारत वाले मसले पर आपको लगता है कि इसीलिए सत्र बुलाया गया होगा? देखिए, ये बीजेपी है, मैंने पहले ही कहा आपको, ये कुछ भी कर सकती है। ये कहना देश में पहली सरकार आई है जो अपनी शक्तियों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रही है संसद के अंदर। मतलब मोदी है तो मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मोदी जी मुमकिन सिर्फ अपने लिए करते हैं। हाँ। देश की जनता के लिए नहीं। अगर मुमकिन होता तो महंगाई कम हो जाती, बेरोजगारी कम हो जाती, और महिलाओं के लिए, सुरक्षाओं के लिए कुछ बिल आ जाते। और जब महिला पहलवान बैठी थी जंतर मंतर पे, तब मोदी जी कुछ बोल रहे होते, मुंह में दही जमा कर नहीं बैठे होते। जब मणिपुर से महिलाएं जंतर मंतर पे मिलने आई थी तब मोदी जी बोलते, और जब मणिपुर में जरूरत थी मोदी जी की तो मोदी जी मणिपुर जाते। भारत और इंडिया वाले मसले पर भी कुछ कर सकते हैं। और रही बात इंडिया की, तो अपनी यही मोदी जी है जो 9 साल से सो रहे थे। सारी 9 साल तक जितनी योजनाएं लेकर सब इंडिया के नाम पर लेकर ठीक है, उस पे कलम में चर्चा कर ली। कुछ नया होना चाहिए। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, इस पर चर्चा कर ली। मीनाक्षी जी हो गई इस पर चर्चा। एक मिनट, कुछ नया होना चाहिए ना। हम थोड़ा कुछ हटके हैं, हमारा वो वाला हिसाब ही नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पर जो हिंदू मुसलमान करवा दो, वो वाला खेल नहीं आता हम लोगों को। कैप्टन साहब, एक बात मैं जानना चाह रहा था, ये जो भारत वाला मसला है जिसका जिक्र अभी मीनाक्षी जी और चौधरी साहब कर रहे थे, ये भारत नाम के विरोध में आखिरकार बीजेपी क्यों आई? मतलब इंडिया वाले नाम पे, इंडिया वाले नाम का विरोध क्यों कर रही है बीजेपी? तिलक जी, हाँ, हमारे शुरू से ही इस देश का नाम भारत के ही नाम पे पड़ा है। भारत के नाम पे भारत नाम पड़ा। हाँ, इंडिया नाम तो हमारे यहाँ किसी ने नहीं दिया, ये तो अंग्रेजों की देन है। नहीं, अब तक तो इस पर कोई विवाद नहीं था ना, तो एकाएक इस पर विवाद क्यों छिड़ गया? क्या लगता है आपको, क्यों इस विवाद को पैदा किया गया? कोई कहे तो ना था कि इंडिया भारत, इंडिया भारत, ये तो एकाएक विवाद को पैदा कर दिया गया कि नहीं? आप ये देखें कि हमने वो जो अंग्रेजों के दिए हुए नाम और जो काम थे, हाँ, हम उनको धीरे धीरे बदलना चाह रहे हैं। हम अंग्रेजों की गुलामी अब देश में नहीं रखना चाह रहे। तो फिर देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिर ये क्यों कर रहे थे? मेक इन इंडिया, ये सब तो वही कर रहे थे। गुलामी के प्रतीक को आप आगे क्यों बढ़ा रहे थे? नहीं, तो धीरे धीरे ही तो खत्म किया जाएगा, जैसे हमने किया है। कहीं रायसेना है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। जैसे आपने देखा होगा अमर जवान ज्योति एक इंडिया गेट के नाम से कर रखी थी हमने, उसके लिए
अलग जो है ना, हाँ शहीदों ठीक के है, लिए- इंडिया गेट भी बदल देंगे, भारत गेट हो जाएगा और गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा, गेटवे ऑफ भारत। ठीक है, बिल्कुल। मैं एक मिनट कैप्टन साहब, क्योंकि पूरे देश में ये बेचैनी है, भारत इंडिया बोले तो बोले क्या, भारत इंडिया पूरे देश में बेचैनी है। लेकिन एक तथ्य और भी है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि कोई किसी पर भी ये थोप नहीं सकता, आप चाहे तो भारत कहिए, आप कहिए तो इंडिया कहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आप कह रहे हो कि भारत बोलो, इंडिया छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट की अपनी सोच हो सकती है, तो कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाता, सरकार बनाती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट उसको जो है ना इम्प्ली करती है। नहीं, सुप्रीम जून कोर्ट 2020 में, कानून अगर मैं सही हूं तो जून 2020 में यह याचिका दाखिल हुई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बिल्कुल, मैं भी वही बात आपको कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता, हाँ। कानून सरकार बनाती है। तो कानून को जो है ना, तो मतलब आप कोर्ट को नहीं मानते हो? कोर्ट को तो सभी मानते हैं, हम क्या मानेंगे, मगर कोर्ट कानून नहीं बनाता। कोर्ट जो कानून सरकार बनाती है उसको मान्य करवाता है कोर्ट। नहीं, जून 2020 में एक याचिका जो है फिर से आई थी, तब चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े थे, ठीक, उन्होंने याचिका को स्वीकार तक नहीं किया इसी विषय पर। तिलक जी, मैं आपको एक बात, बहुत अच्छी बात बताऊं। हाँ, क्या कोर्ट जितना जो कहता है कुछ सत्य होता है क्या? मतलब? आप इस बात को बताओगे, क्या कोर्ट जो कहता है वो सारा ही कुछ सत्य होता है? बहुत सी ऐसी बातें हैं वो पूरा देश जानता है कि कोर्ट ने जो कहा है वो जो है ना, फिर भी लोग मानते हैं। मतलब कोर्ट सच नहीं बोलता, आप क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कैप्टन साहब? मेरा कहने का मतलब है कि कोर्ट जो निर्णय लेता है, हाँ, क्या वो सारे निर्णय अपनी जगह सही होते हैं क्या? मतलब आप ये बताएं। वो सर्वोच्च न्यायालय है, कोर्ट है वो। एक मिनट मैं आपको बताऊं। सर आप नहीं, चलिए ठीक है, आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप ये बात करें तो 2015 का एक वाक्य, क्योंकि ये मसला इंडिया और भारत वाला है, तथ्यों पर बात करनी चाहिए सर, ये हवाई बात नहीं। 2015 में एक मिनट कैप्टन साहब, 2015 में मोदी सरकार ने कोर्ट में यह कहा था कि इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है, आप ही ने कोर्ट ने कहा था। उस समय बकायदा गृह मंत्रालय ने एक हलफनामा देकर कहा था कि संविधान सभा में इस पर व्यापक बहस हो चुकी है, आर्टिकल 1 को सर्वसहमति से स्वीकार किया गया है। अब आप कह रहे हो कि खुद इसका विरोध कर रहे हो आप। तिलक जी, मेरी उस वक्त विरोध की जरूरत नहीं थी, आपकी सरकार ने हलफनामा दिया कोर्ट में। तिलक जी, मुझे 2 सेकंड बोलने का समय देंगे? जी। तिलक जी, जो हाई कोर्ट है उसके जो माननीय जज होते हैं वो भी वही कानून की किताब पढ़ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी वही कानून की किताब पढ़ते हैं। और हाई कोर्ट के जो माननीय जज हैं उनकी नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट करता है, और हाई कोर्ट जो डिसीजन देता है सुप्रीम कोर्ट उसको बदल देता है। तो मुझे आप ये बताइए कि उन जजों ने कौन सी किताब पढ़ी थी जिन्होंने न्याय दे दिया? आप व्यवस्था ही बदल देंगे। मैं कह रहा हूं, मेरी बात आप समझे ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज क्या ये अलग अलग किताब पढ़ते हैं कि एक ही किताब इनकी होती है? मुझे ये आप बता दें। तो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट जो डिसीजन दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है ना बदलाव कैसे कर देता है? या तो इनकी किताब अलग है या उनकी किताब अलग है। ठीक है, आप ये कह रहे, अच्छा तो फिर इस व्यवस्था को ही बदल दोगे आप। लेकिन एक बात कैप्टन साहब, फिर मैं चौधरी साहब और मीनाक्षी जी को फाइनल कमेंट। ये जो 2 नामों को लेकर चर्चा हो रही है, भारत इंडिया, जरा देश की जनता को यह बताइए कि इससे नुकसान क्या है, देश को नुकसान क्या है अगर भारत बोले या इंडिया बोले, कुछ भी, जैसे अब तक हम बोलते आए, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट है, मेरा देश महान, भारत माता की जय। इसमें मतलब इससे नुकसान क्या है? अगर इंडिया बोलेंगे तो नुकसान क्या है? नहीं, उतना ही नुकसान है जिस तरह से हम जो है ना, भारत हमारा एक स्वदेशी नाम है और इंडिया एक विदेशी नाम है, तो हम स्वदेशी नाम को लेंगे कि विदेशी नाम को लेंगे? तो आज के बाद इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे आप? हम तो कभी करते ही नहीं है, मैंने तो आज दिन तक नहीं किया, मैं तो भारत शुरू से भारत कहता हूं।
अच्छा, मैं एक आर्मी एक भारतीय सैनिक रह चुका हूं। मैंने सिर्फ हिंदुस्तान यूज किया है, मैंने कभी इंडिया यूज किया नहीं है। अच्छा, तो एयर इंडिया नहीं बोलते थे, इंडियन आर्मी नहीं बोलते थे आप? मैंने इंडियन आर्मी कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। भारतीय सेना बोलता हूँ, तुमसे भारतीय ठीक सेना। सर, ठीक सर, ओके। चौधरी साहब, चौधरी साहब जल्दी से। सब हाँ सब मैं बता रही हूँ, दिनों में देश आजादी का 50 साल तक भारत का झंडा नहीं फहराया, तो आप इनसे कैसे उम्मीद रखते? इंडिया का नाम इंडिया नहीं कहेंगे, इंडिया का नाम बरकरार करें, जनता के दिलों से इंडिया को नहीं काट पाएंगे, ये मुझे बताए। अब बैठे यहाँ पे चैनल पे ये मोबाइल होगा नहीं, विदेशी होगा, इंडियन नहीं होगा, जो एक हम इंडिया का नाम लेते, इंडिया का कोई सामान लेते। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, कुल मिलाकर ये उलझाना चाह रहे हैं और आप उलझ गए, है ना? यही हो रहा है। मीनाक्षी जी, फाइनल कमेंट आपका। ये भारत पाकिस्तान जी, मैंने जो कहा था मेरी बात देना चाह रहे हैं। मीनाक्षी जी का फाइनल कमेंट प्लीज। इन्होंने खुद सिद्ध कर दिया कि यह तो क्या कहते हैं, ना तो लोकतंत्र को मानते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय के न्याय को मानते हैं। आपके सामने उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि, और दूसरी चीज, और ये तानाशाही से सरकार चलाना चाहते हैं, और ये जो चाहते हैं वो करेंगे, इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान का आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है, और यही 9 साल तक इंडिया शब्द यूज करते हैं, तब इनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज जब गठबंधन का नाम इंडिया हो गया तो इन्हें इंडिया के नाम से ही नफरत हो गई, और ये हर जगह से इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं। आप ये देखिए कि आप ये नोटबंदी कर देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हटा के, दोबारा से लाइन में होगी चर्चा। मीनाक्षी, ओके, ये चलते चलते कमेंट आगे लाइव में पढ़ देता हूँ। ये कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का? चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल, तीनों राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। तीनों में बिल्कुल हरा देंगे कांग्रेस को। देखिए, आपको पहले ही क्लियर कर दिया, इससे पहले भी बहुत डिबेट हो चुकी है। हाँ। कि लोकसभा में का गठबंधन जो बना है वो लोकसभा इलेक्शन वो अलग है, राज्यों में सभी जितने भी राज्यों में अलग स्वतंत्र है अपने लड़ने के लिए। हाँ ठीक, मतलब लोकसभा में अलग है, राज्यसभा में अलग है। मतलब ये राजस्थान में जाएंगे तो कहेंगे ये वो क्या डरपोक, और फिर उसके बाद चोर डकैत बोलने के बाद अगले दिन कहेंगे ये साधु हैं। ठीक जितेंद्र साहब, कुल मिलाकर ये ओके, ओके, समझ गया मैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी जी आपका भी, कौशिक जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी, और कैप्टन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत अभी देखिए क्या क्या रंग दिखाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जब कभी विशेष सत्र बुलाया जाता है, पहले से विषय की जानकारी सभी पार्टियों को मिलती है, पार्टियों के साथ बातचीत होती है, अलग अलग नेताओं के साथ बातचीत होती है, एक मोटे तौर से एजेंडा तय किया जाता है और विशेष सत्र बुलाया